इस समय सुमित्रा नंदन पत्र द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक का अध्ययन चल रहा है। दूसरे पद्यांश का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। पद्यांश का अर्थ बताने से पहले उसका हम पढ़ा रहे हैं, तो देख लीजिए। हाय सब मिथ्यावाद, आज तो सौरभ का मधुपास, शीर्षे से भरता सूनी सांस, वही मधुरत की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिच्चता में निज तत्काल, सिर उठती थी जीवन है भार, आज पावस के नद उद्गार, काल के बनते चिन्ह करार, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग भार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, कैंचुली कांस सिवार, गूंजते सबके दिन चार, और सभी फिर हाहाकार। हाय सब मिथ्या, कवि जो है परिवर्तन की महत्ता और सत्यता का चित्र प्रस्तुत कर रहा है, और पहले जो प्राचीन स्वर्ण युग का चित्रण करता है, उसके बाद परिवर्तन युग की ओर दृष्टिपात करता है। कवि कहता है हाय सब मिथ्या की बात, मिथ्या माने झूठ, यानी कवि कहता है कि क्या अतीत के सब दृश्य जो झूठे थे, हाय सब मिथ्या। आज की स्थिति को देखकर ये प्रतीत होता है कि जो विश्वास नहीं होता कि कभी मानव इतना सुखी था। हाय सब मिथ्या, आज तो सौरभ का मधुपास, सुखी और संतुष्ट रहा होगा। उन बातों को याद करके ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत ऋतु, वसंत शिशिर ऋतु में परिवर्तन होकर निर्जनता में गहरी सांस भर रहा है। यानी आज तो सौरभ का मधुपास, शिशिर में भरता सूनी सांस, ऐसा लगता है सौरभ का मधुमास, सौरभ का मतलब सुगंध से भरा हुआ बसंत, शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर निर्जनता में गहरी सांस भर रहा है। यानी शिशिर ऋतु के बाद पतझड़ होता है और शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है, तो ऐसा लगता है कि पतझड़ में वृक्षों के जो पत्ते हैं वो सब गिर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि गहरी सांस ले रहा है। बसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया हो। यानी जैसे शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरत की गुंजित डाल, झुकी थी यौवन के बाद, यानी जो नव विकसित यौवन के भार से झुकी थी, वे अपनी निर्धनता को देखकर शिशिर उठती हैं। यानी मधुरत की गुंजन डाल, झुकी थी यौवन के भार, जो सुंदरता ने यौवन से झुकी हुई थी, और अकिंचनता में तत्काल सिर उठती हैं जीवन है भार, सिर उठती हैं, परेशान होने लगती हैं, और वो सोचती हैं कि जो जीवन है वो भार बन गया है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। कवि ने स्पष्ट किया कि समय परिवर्तनशील है। आज पावस के नद, यानी वर्षा ऋतु की जो नदियां हैं, वर्षा ऋतु में नदियों को कहते तीव्रता प्रकट करती हैं और अपनी बाढ़ में सब कुछ बहा कर ले जाती हैं, और वर्षा ऋतु होने पर वही जो है नदियां क्या करती हैं, जलहीन होकर पतली सी धारा बनकर बह जाती हैं, और काल का चक्र उनके रेतीले झाड़ झंकार के रूप में प्रलय के चिन्ह छोड़ जाता है। यानी काल के बनते चिन्ह करार, प्रात का सोने का संचार, जला देती संध्या की ज्वाल। प्रलय के चिन्ह छोड़कर चला, और ऐसा लगता है कि सूखी नदी का भी उमड़ कर पहाड़ के रूप में चारों ओर प्रलय ढाती हुई चढ़ी होगी। समय की परिवर्तनशीलता का उदाहरण देते हुए फिर कवि कहता है कि परिवर्तन सदैव सुखों को दुखों में बदलता रहता है। उदाहरण के लिए प्रातः का सोने का संसार, जो प्रातः काल का सूर्य होता है, जो सोने की तरह किरणें लगती हैं, तो संसार का सुनहरा रूप धारण करता है, किंतु बीत जाने पर संध्या की जो किरणें होती हैं वो जला देती हैं, ऐसा महसूस होता है। जला देती संध्या की ज्वाला, प्रातः काल की जो किरणें सोने की तरह चमकती हैं, लेकिन शाम की जो किरणें होती हैं वो
जलाने की कोशिश करती हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने वाले बाल, कैंचुली कांच परिवार, गूंजते सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। आगे कहता है अखिल यौवन के रंग आवार, यानी स्त्रियों पे और नर नारियों के जो मासल शरीर यौवन से जवानी में संपूर्ण रंगों से उभारों को के कारण अत्यंत आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। कोई वृद्धावस्था आ जाए, हड्डियों के गिरते कंकाल, वृद्धावस्था आ जाने पर हड्डियों के कंकाल जैसे दिखाई देने लगते हैं। कचों के चिकने काले व्याल, कैंचुली के कांच सवार, उनके काले सर्पों के जो समान चिकने लंबे और घुंघराले बाल, सांप की कैंचुली के समान मलिन, कांच के फूलों के समान सफ़ेद दिखाई देते हैं। जब काले बाल होते हैं तो सुंदरता हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो कांच की तरह, और जो सर्प की कैंचुली होती है उसकी तरह दिखाई देने लगते हैं। गूंजते सबके दिन चार, इस प्रकार संसार में सभी के 4 दिन की चांदनी रहती है और फिर उनके जीवन भयानक हाहाकार की दिखाई देती है। ये परिवर्तन की विशेषता है। यानी कवि प्रश्न करता है, उसे अतीत के दिन याद आते हैं, आज की स्थिति को देखकर विश्वास नहीं होता कि मानव कभी इतना सुखी रहा होगा। उन बातों को याद करके अब तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर निर्जनता में गहरी सांस भर रहा है। बसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया हो, और बसंत ऋतु में भवनों का जो समूह गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने नव विकसित यौवन के भार से झुकी थी, आज वे अपनी दृढ़ता को देखकर परेशान उठती हैं और सोचने लगती हैं कि जीवन भार बन गया है। जैसे वर्षा काल में नदी की तीव्रता प्रकट करती है और अपनी बाढ़ सब कुछ बहाकर ले जाती है, वर्षा ऋतु बीत जाने पर जलहीन होकर नदी पतली धारा में बहने लगती है और काल का चक्र उसके तल में रेत, झाड़, झंकार आदि के रूप में प्रलय के चिन्ह छोड़ जाता है। समय की परिवर्तनशीलता का उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल का सूर्य की किरणें सोने की तरह चमकती हैं, लेकिन शाम के समय की जो किरणें हैं वो एक तरह से अग्नि बरसाती हैं। मनुष्यों का जो शरीर होता है, जब यौवन होता है तो विभिन्न प्रकार की उसमें रंग आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। वृद्धावस्था आ जाने पर हड्डियों के कंकाल जैसे दिखने लगते हैं और उनके काले सर्पों के समान लंबे चिकने और घुंघराले बाल, सांप की कैंचुली के समान, कांच के फूलों के समान सफ़ेद और काई के समान उलझे हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार सभी के जीवन में सुख के दिन चार आते हैं। हमेशा सुख नहीं रहता, दुख भी रहता है। ऐसा इस पद्यांश का भाव है। और भाव के बाद प्रश्न लिख लीजिए। 2 प्रश्न है, इसके ज़्यादा नहीं है। पहला प्रश्न है, कवि को आज की स्थिति को देखकर क्या विश्वास नहीं होता? कवि को आज की स्थिति को देखकर क्या विश्वास नहीं होता? दूसरा प्रश्न है, कवि ने समय को कैसा बतलाया है? काव्य सौंदर्य। तीन प्रश्नों के उत्तर आपको जो हमने बताया उसको देखकर पढ़कर आप लिखेंगे। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूं। यहाँ पर परिवर्तन जगत की निरंतरता का सुंदर चित्रण किया गया है। प्राचीन युग स्वर्ण युग का चित्र करता है और वर्तमान युग पर भी दृष्टि डालता है। भाषा संस्कृत में खड़ी बोली है, रूपक उपमा अलंकार है, भयानक रस है, ओज गुण है और स्वच्छंद गुण है।
स्वच्छंद छंद है इसमें, ये आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अर्थ को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास